हेलो दोस्तों, अनुसुना सफर में आपका स्वागत है। राधा देवी एक पारंपरिक विचारों वाली महिला थी। उन्होंने अपने जीवन में हमेशा घर की रसोई को परिवार का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा माना था। उनका मानना था कि घर का स्वाद और संस्कार रसोई से ही झलकता है। उनके पति का निधन कई वर्ष पहले हो चुका था और तब से उन्होंने अपने बेटे विनय को अकेले ही पाला था। विनय अब एक निजी कंपनी में नौकरी करता था और उसकी शादी कुछ समय पहले ही काव्या से हुई थी। काव्या एक पढ़ी लिखी, आधुनिक सोच रखने वाली और आत्मनिर्भर लड़की थी। शादी के बाद वह इस नए पारिवारिक परिवेश में अपने आप को ढालने की कोशिश कर रही थी, लेकिन जल्द ही उसे एहसास हुआ कि रसोई को लेकर सास और बहू की सोच पूरी तरह अलग थी। राधा देवी के अनुसार रसोई पूरी तरह उनकी देखरेख में चलनी चाहिए थी। वे किसी को भी अपनी रसोई में ज्यादा दखल नहीं देने देती थी, यहाँ तक कि बहू को भी केवल उनके निर्देशों के अनुसार ही खाना बनाना होता था। काव्या शुरुआत में ये सब समझने की कोशिश कर रही थी, लेकिन धीरे धीरे उसे लगने लगा कि उसकी अपनी पहचान और तरीके को दबाया जा रहा है। वह अपने तरीके से खाना बनाना चाहती थी, जिसमें कम तेल और मसाले होते थे और स्वास्थ्य का ध्यान रखा जाता था। लेकिन राधा देवी को लगता था कि बिना ज्यादा मसाले और घी के खाना स्वादहीन होता है। शादी के शुरुआती दिनों में काव्या चुप रहती थी। वह सोचती थी कि समय के साथ सब ठीक हो जाएगा। वह सुबह जल्दी उठकर सास के निर्देशों के अनुसार काम करती और रसोई में उनकी मदद करती। लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते गए, रसोई को लेकर छोटे छोटे विवाद शुरू होने लगे। कभी सब्जी बनाने के तरीके को लेकर, कभी मसालों के उपयोग को लेकर और कभी खाने के समय को लेकर। राधा देवी हर बात में अपने अनुभव को सही मानती थी और काव्या की बात को अक्सर नजरअंदाज कर देती थी। एक दिन काव्या ने दोपहर के खाने में दाल बनाने का निर्णय लिया। उसने दाल को हल्का और कम तेल में बनाया, जैसा वो हमेशा अपने घर में करती थी। लेकिन जब राधा देवी ने दाल चखी तो उन्हें उसका स्वाद पसंद नहीं आया। उन्होंने तुरंत कह दिया कि दाल में स्वाद नहीं है और ये उनके तरीके से नहीं बनी है। काव्या ने विनम्रता से कहा कि वो सेहत के हिसाब से हल्का खाना पसंद करती है। ये सुनकर राधा देवी को लगा कि बहू उनके वर्षों के अनुभव को चुनौती दे रही है। धीरे धीरे रसोई का तनाव पूरे घर में महसूस होने लगा। विनय अक्सर दोनों के बीच फंस जाता था। एक तरफ उसकी माँ थी, जिन्होंने उसे अकेले पाला था, और दूसरी तरफ उसकी पत्नी थी, जो अपने तरीके से घर बसाना चाहती थी। वो दोनों को समझाने की कोशिश करता, लेकिन दोनों अपनी अपनी बात पर अड़ी रहती थी। राधा देवी को लगने लगा कि काव्या धीरे धीरे रसोई पर अपना नियंत्रण स्थापित करना चाहती है। वही काव्या को महसूस होने लगा कि उसे केवल एक सहायक की तरह देखा जा रहा है, न कि घर की सदस्य की तरह। इस सोच के कारण उनके बीच दूरी बढ़ने लगी। अब रसोई में काम करना भी एक तनावपूर्ण अनुभव बन गया था। एक दिन घर में रिश्तेदार आने वाले थे। राधा देवी ने पहले से ही तय कर लिया था कि खाना उनके तरीके से ही बनेगा। उन्होंने काव्या से कहा कि वो केवल उनकी देखरेख में काम करेगी। काव्या को ये बात बहुत बुरी लगी, लेकिन उसने बहस नहीं की। उस दिन रसोई में खाना बनाते समय दोनों के बीच कई बार छोटी छोटी बातों पर तनाव हुआ। खाना तो बन गया, लेकिन रसोई का माहौल बहुत भारी हो चुका था। रिश्तेदारों के आने पर भोजन परोसा गया। शुरुआत में सब ठीक रहा, लेकिन धीरे धीरे कुछ लोगों ने खाने के स्वाद को लेकर अलग अलग राय देना शुरू कर दिया। किसी को कम मसाला पसंद आया तो किसी को ज्यादा। इस टिप्पणी ने राधा देवी को और परेशान कर दिया। उन्हें लगने लगा कि अगर काव्या अपने तरीके से खाना बनाती रही तो घर की परंपरा खराब हो सकती है, हो जाएगी। उस रात विनय ने अपनी पत्नी और माँ दोनों से बात करने की कोशिश की। उसने कहा कि घर में शांति सबसे जरूरी है और रसोई को लेकर इतना तनाव ठीक नहीं है। लेकिन राधा देवी ने इसे अपनी परंपरा पर हमला समझा और काव्या ने
इसे अपनी स्वतंत्रता पर रोक माना। इस तरह विवाद और गहराता चला गया। धीरे धीरे रसोई केवल खाना बनाने की जगह नहीं रही, बल्कि सत्ता और अधिकार का प्रतीक बन गई। कौन खाना बनाएगा, कौन क्या तय करेगा, कौन किसकी बात मानेगा, ये सब अब रोज का विवाद बन गया था। घर का वातावरण धीरे धीरे तनाव और चुप्पी से भरने लगा था। राधा देवी और काव्या दोनों के बीच बातचीत कम हो गई थी। अब वे केवल जरूरत पड़ने पर ही बात करती थी। विनय इस स्थिति से परेशान रहने लगा था, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि किसका पक्ष ले और कैसे स्थिति को ठीक करे। रसोई का विवाद अब धीरे धीरे पूरे घर के माहौल को प्रभावित करने लगा था। जो घर पहले सामान्य रूप से चलता था, वहां अब हर बात में तनाव महसूस होने लगा था। राधा देवी और काव्या के बीच बातचीत लगभग बंद हो चुकी थी। दोनों केवल जरूरत पड़ने पर ही एक दूसरे से बात करती थी, और वो भी औपचारिक तरीके से। विनय इस स्थिति में सबसे ज्यादा परेशान था, क्योंकि वो अपनी मां और पत्नी दोनों को समान रूप से प्यार करता था, लेकिन दोनों के बीच बढ़ती दूरी उसे अंदर से तोड़ रही थी। राधा देवी अब रसोई में और भी सख्ती करने लगी थी। वो किसी भी काम में काव्या की सलाह नहीं लेती थी और हर चीज खुद तय करती थी। काव्या को ये बात चुभने लगी थी। उसे लगने लगा था कि चाहे वो कितनी भी कोशिश कर ले, उसे कभी भी इस घर में बराबरी का दर्जा नहीं मिलेगा। धीरे धीरे उसने रसोई में कम समय देना शुरू कर दिया। वो केवल वही काम करती जो उसे कहा जाता। बाकी समय वो अपने कमरे में रहने लगी। इस बदलाव ने राधा देवी को और परेशान कर दिया। या जानबूझकर घर की जिम्मेदारियों से दूर भाग रही है। अब रसोई का काम पूरी तरह उनके कंधों पर आ गया था, जिससे वे शारीरिक रूप से भी थकने लगी थी। लेकिन उनका अहंकार उन्हें यह स्वीकार नहीं करने दे रहा था कि उन्हें किसी और की मदद की जरूरत है। एक दिन अचानक घर में बिजली खराब हो गई और पूरे दिन का खाना बनाना मुश्किल हो गया। उस दिन राधा देवी की तबीयत भी ठीक नहीं थी। विनय ऑफिस में था। घर में केवल काव्या थी। स्थिति को देखते हुए काव्या ने आगे बढ़कर रसोई संभालने का फैसला किया। उसने बहुत सरल और हल्का खाना बनाया ताकि किसी को परेशानी न हो। जब राधा देवी ने यह देखा तो वे कुछ नहीं बोली, लेकिन उनके मन में एक अजीब सी खामोशी थी। उस रात जब विनय घर आया तो उसने देखा कि घर का माहौल थोड़ा शांत है। उसने अपनी पत्नी से पूछा तो काव्या ने बताया कि उसने ही खाना बनाया था। यह सुनकर विनय खुश हुआ, लेकिन उसे यह भी महसूस हुआ कि राधा देवी इस बात से पूरी तरह सहज नहीं है। वह चुपचाप बैठी थी और कुछ नहीं बोल रही थी। कुछ दिनों बाद रसोई का तनाव फिर से बढ़ गया। इस बार कारण था त्योहार का खाना। राधा देवी ने तय किया कि इस बार सारे पकवान उनके पुराने तरीके से बनेंगे। काव्या ने सुझाव दिया कि कुछ व्यंजन नए तरीके से बनाए जाएं, ताकि स्वास्थ्य और स्वाद दोनों का ध्यान रखा जा सके। लेकिन राधा देवी ने उसकी बात को तुरंत खारिज कर दिया। इस बार काव्या चुप नहीं रही। उसने साफ कहा कि वह केवल आदेश मानने के लिए इस घर में नहीं आई है, बल्कि एक सदस्य के रूप में अपनी राय भी देना चाहती है। यह बात सुनते ही राधा देवी का गुस्सा बढ़ गया। उन्हें लगा कि काव्या अब खुलकर उनके अधिकार को चुनौती दे रही है। रसोई में दोनों के बीच बहस इतनी बढ़ गई कि त्योहार की तैयारी रुक गई। विनय को बीच में आकर स्थिति संभालनी पड़ी, लेकिन तब तक माहौल पूरी तरह खराब हो चुका था। त्योहार के दिन भी घर में वो खुशी नहीं थी जो पहले हुआ करती थी। पकवान तो बने, लेकिन उनमें वो अपनापन नहीं था। रिश्तेदारों ने भी महसूस किया कि घर में कुछ ठीक नहीं चल रहा है। उन्होंने विनय से पूछने की कोशिश की, लेकिन वो टाल गया। कुछ दिनों बाद राधा देवी की तबीयत फिर से बिगड़ गई। इस बार उन्हें अस्पताल में भर्ती करना पड़ा। डॉक्टर ने कहा कि उन्हें आराम और देखभाल की जरूरत है। घर की पूरी जिम्मेदारी
फिर से काव्या के कंधों पर आ गई। काव्या ने बिना किसी शिकायत के रसोई और घर दोनों संभाल लिए। वो समय पर खाना बनाती, अस्पताल जाती और घर की देखभाल भी करती। अस्पताल में लेटी राधा देवी ये सब देख रही थी। उन्हें पहली बार महसूस हुआ कि काव्या केवल विरोध करने वाली लड़की नहीं है, बल्कि जिम्मेदार भी है। लेकिन उनके मन में अभी भी पुरानी सोच पूरी तरह खत्म नहीं हुई थी। उन्हें यह स्वीकार करना कठिन लग रहा था कि उनकी बहू उनके बिना पूछे भी घर को अच्छे से चला सकती है। एक शाम अस्पताल में राधा देवी ने देखा कि काव्या दिन भर की थकान के बावजूद उनके पास बैठी है और उनकी दवाइयों का ध्यान रख रही है। उस क्षण उनके मन में एक हल्का बदलाव शुरू हुआ, लेकिन वो इसे पूरी तरह स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थी। घर लौटने के बाद स्थिति थोड़ी शांत हो गई थी, लेकिन रसोई का विवाद अभी भी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ था। अब लड़ाई खुलकर नहीं होती थी, लेकिन एक अनकहा तनाव हमेशा बना रहता था। अस्पताल से घर लौटने के बाद राधा देवी कुछ बदल चुकी थी, लेकिन यह बदलाव पूरी तरह स्पष्ट नहीं था। बाहर से वो पहले जैसी ही सख्त और परंपराओं को मानने वाली लगती थी, लेकिन भीतर कहीं न कहीं काव्या के व्यवहार ने उनके सोचने के तरीके में हल्की दरार डाल दी थी। अब वे पहले की तरह हर बात पर तुरंत प्रतिक्रिया नहीं देती थी, लेकिन रसोई के मामलों में उनकी पकड़ अभी भी मजबूत बनी हुई थी। घर लौटने के बाद भी काव्या ने अपनी जिम्मेदारियां पूरी तरह निभाई। उसने रसोई संभाली, घर का ध्यान रखा और राधा देवी की देखभाल में कोई कमी नहीं छोड़ी। लेकिन अब वो पहले की तरह चुपचाप सब कुछ स्वीकार करने वाली नहीं रही थी। उसने अपने व्यवहार में संतुलन लाना सीख लिया था। जहां जरूरी था वहां वो अपनी राय रखती थी, और जहां जरूरत नहीं थी वहां वो चुप रहना बेहतर समझती थी। विनय अब भी दोनों के बीच संतुलन बनाने की कोशिश कर रहा था। वो समझ चुका था कि ये लड़ाई किसी एक व्यक्ति की नहीं है, बल्कि सोच और अनुभव के टकराव की है। वो चाहता था कि घर में शांति लौटे, लेकिन उसे ये भी समझ आ गया था कि जब तक दोनों एक दूसरे की बात को स्वीकार नहीं करेंगी, तब तक ये संभव नहीं है। एक दिन सुबह रसोई में एक छोटी सी बात को लेकर फिर से तनाव हो गया। राधा देवी ने सब्जी बनाने का तरीका बदल दिया था, जबकि काव्या ने पहले से कुछ योजना बनाई थी। दोनों के बीच हल्की बहस शुरू हुई, जो धीरे धीरे बढ़ने लगी। इस बार आवाजें ऊंची नहीं हुई, लेकिन शब्दों में कटाक्ष साफ झलक रहा था। विनय ने बीच में आकर दोनों को शांत कराया, लेकिन इस घटना ने फिर से पुराना तनाव जगा दिया। उस दिन काव्या को एहसास हुआ कि केवल काम बांटने से समस्या हल नहीं होगी, जब तक सोच में बदलाव नहीं आएगा। वही राधा देवी भी ये समझ रही थी कि अब रसोई को केवल अपना अधिकार मानकर चलाना संभव नहीं है, क्योंकि घर में एक और सोच भी मौजूद है। कुछ दिनों बाद एक और घटना घटी जिसने स्थिति को बदल दिया। मोहल्ले में एक धार्मिक कार्यक्रम था और घर में कई लोगों को भोजन कराना था। इस बार विनय ने स्पष्ट कहा कि रसोई का काम दोनों मिलकर करेंगे। पहले तो राधा देवी ने आपत्ति जताई, लेकिन इस बार उन्होंने ज्यादा विरोध नहीं किया। कार्यक्रम के दिन रसोई में काव्या और राधा देवी दोनों साथ काम कर रही थी। शुरुआत में माहौल थोड़ा अजीब था। दोनों एक दूसरे से कम बोल रही थी। धीरे काम के बीच संवाद शुरू हुआ। काव्या ने एक व्यंजन में कुछ बदलाव सुझाया, और इस बार राधा देवी ने तुरंत उसे खारिज नहीं किया। उन्होंने कुछ देर सोचा और फिर अनुमति दे दी। ये पहली बार था जब रसोई में कोई फैसला साझा रूप से लिया गया था। उस दिन खाना अच्छा बना और लोगों ने भी तारीफ की। लेकिन उससे भी महत्वपूर्ण बात यह थी कि राधा देवी ने पहली बार महसूस किया कि काव्या के सुझाव पूरी तरह गलत नहीं होते। उस रात राधा देवी काफी देर तक जागती रही। उनके मन में पुराने दिन घूम रहे थे, जब वो खुद बहू थी। उन्हें याद आया कि उस समय भी उनकी सास उन्हें अपने तरीके से काम करने देती थी, लेकिन कई बार बिना समझे उनके सुझावों को नजरअंदाज कर देती थी। उन्होंने कभी सवाल नहीं किया था, और शायद अब वही चक्र उनके साथ दोहराया गया था।
अब उन्हें ये समझ आने लगा था कि रसोई केवल नियंत्रण का स्थान नहीं है, बल्कि सहयोग का स्थान भी हो सकती है। लेकिन उनके भीतर वर्षों से जमी आदतों को बदलना आसान नहीं था। कुछ दिनों बाद एक महत्वपूर्ण मोड़ आया। काव्या ने विनय से बात की और कहा कि वो घर और नौकरी दोनों को संतुलित करना चाहती है। लेकिन रसोई में हर दिन के टकराव के कारण उसका मानसिक दबाव बढ़ रहा है। उसने साफ कहा कि वो परिवार छोड़ना नहीं चाहती, लेकिन उसे सम्मान और स्वतंत्रता दोनों चाहिए। ये बात सुनकर विनय चिंतित हो गया। उसने ये बात राधा देवी को बताई। इस बार राधा देवी पहले की तरह तुरंत प्रतिक्रिया नहीं दी। वे चुप रही। ये चुप्पी पहले की नाराजगी जैसी नहीं थी, बल्कि सोचने वाली थी। अगले दिन सुबह राधा देवी खुद काव्या के पास रसोई में गई। उन्होंने बहुत साधारण शब्दों में कहा कि अब वे हर बात अपने तरीके से नहीं थोपेंगी। उन्होंने स्वीकार किया कि रसोई घर की जिम्मेदारी है, किसी एक व्यक्ति की नहीं। ये सुनकर काव्या कुछ देर तक चुप रही, क्योंकि उसे उम्मीद नहीं थी कि ये बदलाव इतनी जल्दी आएगा। काव्या ने भी धीरे से कहा कि उसका उद्देश्य कभी घर को बांटना नहीं था, बल्कि केवल अपनी पहचान बनाए रखना था। दोनों के बीच पहली बार ईमानदार बातचीत हुई, जिसमें आरोप नहीं थे, केवल समझ थी। धीरे धीरे घर का माहौल बदलने लगा। रसोई अब किसी एक की सत्ता नहीं रही, बल्कि साझा जिम्मेदारी बन गई। फैसले मिलकर लिए जाने लगे, काम बांट दिया गया। सबसे बड़ा बदलाव यह था कि अब कोई भी अपनी बात कहने से डरता नहीं था। राधा देवी ने महसूस किया कि जब उन्होंने नियंत्रण छोड़ने की कोशिश की, तब भी उनका सम्मान कम नहीं हुआ, बल्कि बढ़ा। काव्या ने भी समझा कि सास का अनुभव पूरी तरह पुराना नहीं होता। उसमें कई उपयोगी बातें होती हैं जिन्हें नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। विनय को आखिरकार वो शांति मिल गई जिसकी उसे लंबे समय से तलाश थी। घर अब पहले जैसा तनावपूर्ण नहीं रहा था। समय बीतने के साथ यह रसोई की जंग खत्म हो गई, लेकिन उसने पूरे परिवार को एक बड़ा सबक दिया। रसोई केवल खाना बनाने की जगह नहीं है, बल्कि रिश्तों की समझ, सम्मान और संतुलन का केंद्र भी है। जब यह संतुलन टूटता है तो पूरा परिवार प्रभावित होता है, और जब यह संतुलन बन जाता है तो घर फिर से एकजुट हो जाता है। इस तरह सास बहू की रसोई की जंग, जो पूरे परिवार पर भारी पड़ गई थी, अंततः समझ, संवाद और बदलाव के जरिए शांत हो गई, और परिवार फिर से खुशहाल बन गया।